A very good morning, good afternoon and good evening whenever you are watching me on your screen. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कारो की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अब बेसिकली देखा जाए तो कारो का मतलब होता है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। दैट इज ये जो 2020 में बनाया गया है, तो इसे 2020 दिया गया है और जो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर इसे कारो कहते हैं। अब बेसिकली ये आया कहाँ से, तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दी। अब वो पावर को एक्सरसाइज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कंसल्ट किया विथ एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ, और उन्होंने एक स्पेशल ऑर्डर के थ्रू ये कारो को इशू किया। अब बेसिकली देखा जाए तो कारो क्या है, कारो एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स जब एक ऑडिटर ऐसे 700 के हिसाब से एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, उसके साथ ही साथ आपको कारो रिपोर्ट भी इशू करनी है। तो अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये जो कारो है किन किन कंपनियों पे अप्लीकेबल है, जिन्हें ऑडिट करते समय जो ऑडिटर ऐसे 700 की ऑडिट रिपोर्ट देगा उसके साथ कारो रिपोर्ट भी देगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। अब बेसिकली देखा जाए तो कारो इज अप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। दैट मीन्स सारी कंपनियों पे कारो अप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइन की गई है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सारी कंपनियों पे ही अप्लीकेबल होता है, तो इससे अलग से बात करने की क्यों जरूरत है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है। दैट मीन्स अब मैं जिन जिन कंपनियों के नाम बोलूँगा उन पे कारो अप्लाई नहीं होता है। उसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी बैंकिंग कंपनी, सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड 1 पर्सन कंपनी, फोर्थ स्मॉल कंपनी एंड फिफ्थ आ जाती है आपकी सेक्शन 8 कंपनीज। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये कंपनी को तो एग्जाम कर दिया, तो क्या प्राइवेट कंपनी को भी एग्जाम्प्ट है? तो आंसर इज यस। प्राइवेट कंपनी पे भी कारो अप्लीकेबल नहीं होगा, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस अटैच हो जाती है। बेसिकली देखा जाए तो आपको 4 कंडीशन चेक करनी है। यदि ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है तो ये कारो अप्लीकेबल नहीं होगा, और यदि ये फुलफिल नहीं होती है तो ये कारो अप्लीकेबल हो जाएगा। उसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो कारो इज नॉट अप्लीकेबल, यदि है तो फिर कारो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद है ना यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कंडीशन है। न्यूमेरिकल कंडीशन कैसी? वही आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, रिवेन्यू एंड बोरोइंग वाली। तो सबसे पहले आपको चेक करना है पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये कब चेक करोगे? ये चेक करोगे बैलेंस शीट के डेट पे। दैट मीन्स जो प्रीवियस बैलेंस शीट डेट रहेगी उसमें आपको चेक करना है कि क्या उनका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। यदि नहीं है तो अगेन नॉट अप्लीकेबल, यदि ये 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पे कारो अप्लाई हो जाता है। सेकेंड कंडीशन आ जाएगी आपकी बोरोइंग से रिलेटेड। अब ये बोरोइंग कब चेक करनी है? आपको एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब उस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप चेक करोगे। कोई भी टाइम पे यदि उनकी टोटल बोरोइंग 1 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाती है तो ये कारो अप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स यदि उसके नीचे रही तो कारो अप्लाई नहीं होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ चेक करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स यदि मान लो पिछले साल के एक भी दिन यदि वो 5 करोड़ के ऊपर है तो यहाँ पे कारो अप्लाई हो जाएगा। अब ये बोरोइंग कहाँ से हो सकती है? तो ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हो सकती है, कोई बैंक से भी हो सकती है। आपको एग्रीगेट में चेक करना है। एंड फोर्थ कंडीशन आ जाती है वो टोटल रिवेन्यू से रिलेटेड रहती है। टोटल रिवेन्यू आपको देखना है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो आप रिवेन्यू चेक करोगे उसमें एक चीज इंक्लूड करोगे, जो भी आपके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उसका भी आपको रिवेन्यू लेना है। दैट मीन्स टोटल रिवेन्यू में ये भी इंक्लूड हो जाएगा, और वो चेक करना है यदि वो 10 करोड़ से ज़्यादा का है ना, तो उस केस में कारो अप्लाई हो जाएगा, और यदि नहीं है तो कारो अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स आपको क्या चेक करना है? 1 करोड़, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। ये 3 कंडीशन आपको न्यूमेरिकली चेक करनी पड़ेगी बैलेंस शीट में से कि क्या इन कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती। यदि नहीं होगी तो ऑब्वियसली कारो अप्लाई नहीं होगा, और यदि होगी तो कारो अप्लाई होगा। अलॉन्ग विद आपको देखना है कि कोई पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी तो नहीं है। तो दैट मीन्स आपको क्या चेक करना है? प्राइवेट कंपनी के केस में आपको ये सारी कंडीशंस देखनी है। बाकी बैंकिंग कंपनी हो गया, 1 पर्सन कंपनी हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया, तो इन केस में आपको ऐसा कोई कंडीशंस चेक नहीं करनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि आपने बात कर ली कि सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल एक्सेप्ट जो हमने
जो 5 कंपनियां बोली। अब इसको याद कैसे रखें, तो आपको सिंपल सा एक मेमोरी कोड बोल देता हूँ। आपको ध्यान रखना है बायोस, BIOS 8, बायोस 8। इससे आपको पूरे एग्जाम्पशन याद रहेगा। दैट मीन्स B फॉर बैंकिंग कंपनी, I फॉर इंश्योरेंस कंपनी, O फॉर 1% कंपनी, S फॉर स्मॉल कंपनी, 8 फॉर सेक्शन 8 कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी को तो आपको कंडीशनल याद ही रह जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपने ये तो बात कर ली कि किस किस कंपनी पे ये अप्लाई होगा या नहीं होगा, बट ये कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई होगा या नहीं होगा उसके बारे में बता देते हैं। तो सेक्शन जो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो जो भी कंपनी ऑडिटर की रिपोर्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रहती है, तो ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। इन शॉर्ट यदि बात करें तो ये CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारो अप्लीकेबल नहीं होता है, एक्सेप्ट क्लॉज 21 ऑफ द कारो। ओके, अभी कारो का हम पैरा नंबर 3 पढ़ेंगे, तो पैरा नंबर 3 पे 21 क्लॉसेस है। वो क्लॉसेस बताते हैं कि कैसे कैसे किस किस चीज़ की आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो उसका 21 नंबर वाला जो क्लॉज रहेगा, वो क्लॉज को छोड़ के ये जो पूरा पूरा कारो की रिपोर्टिंग है, ये अप्लाई नहीं होती है आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि जितने भी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे, उस पर यह कारो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि कारो आया कहाँ से, किसने बनाया, क्या इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, एंड हमने इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझने की कोशिश की। अब